सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं आपके डिलट 4th सेमेस्टर के 8वें पेपर यानी कि आपके सातवीं शिक्षा एवं सतत विकास के मोस्ट इंपोर्टेंट अतलगुत्री क्वेश्चंस की सीरीज में क्वेश्चन नंबर 1 से पढ़ेंगे। और ये आपके राजन सीरीज के प्रश्न है। पवन सीरीज के बहुविकल्पी और अतलगुत्री प्रश्नों को पहले ही मैं पढ़ा चुकी हूँ, तो आप उन प्रश्नों को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। चरित्र निर्माण करने वाले किन्हीं दो कारकों का उल्लेख कीजिए। तो चरित्र का निर्माण करने वाले दो कारक कौन कौन से हैं? क्षमाशीलता, तपस्या और त्याग, परायणता। यानी कि जो व्यक्ति का चरित्र होता है वो कितनी आसानी से किसी को क्षमा कर देने वाला व्यक्ति होता है और अपने काम के प्रति बहुत ईमानदार होता है। त्याग और तपस्या भी उस इंसान के अंदर होती है। तो ये सारी चीजें होती हैं चरित्र निर्माण के अंतर्गत। ठीक है, यानी कि कोई भी व्यक्ति का जो चरित्र होता है उसके व्यवहार से ही बनता है कि उसका व्यवहार कैसा है, उसके अंदर प्रेम की भावना है कि नहीं, दूसरे के प्रति सहयोग की भावना है कि नहीं है, नैतिकता है कि नहीं है। यही सारी चीजें एक व्यक्ति का चरित्र निर्धारित करती हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। सहपाठी या साथी समूह की दो विशेषताएं बताइए। सहपाठी, साथ में पढ़ने वाले सहपाठी कहलाते हैं। और साथी समूह यानी कि हर स्कूल में आप देखिए 2-4 बच्चों का अपना एक ग्रुप होता है जिसमें वो रहते हैं और उन्हीं के साथ वो पूरा दिन स्पेंड करते हैं। तो साथी समूह अपने साथी के प्रति क्या होते हैं? साथी समूह को अपने साथी के प्रति जागरूक होना चाहिए। इसके अलावा साथी समूह में आपसी आदान प्रदान भी होना आवश्यक है। 2022 में पूछा हुआ प्रश्न है। यानी कि जो साथी समूह के सदस्य हैं या फिर जो बच्चे हैं वो मिलजुल करके रहें। इसके अलावा अगर आवश्यकता हो तो दूसरे का सहयोग भी करें। कोई भी काम कर रहे हैं, कोई टास्क टीचर ने दिया है तो उसको वो ग्रुप वर्क की तरह करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। व्यक्तित्व क्या है? एक व्यक्ति का व्यक्तित्व वह है जिसके आधार पर हम कह सकें कि किसी प्रदत्त परिस्थिति में वह व्यक्ति क्या करेगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। व्यक्तित्व के निर्धारक तत्व क्या हैं? तो जैविक या शारीरिक निर्धारक, मनोवैज्ञानिक निर्धारक और वातावरणीय निर्धारक। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। स्व जागरूकता को समझाइए। तो स्व जागरूकता से आशय स्वयं की जिम्मेदारी से है। इन जिम्मेदारियों में स्वयं के लिए, परिवार के लिए, स्वयं के कार्यों के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, अपनी भावी उन्नति के लिए स्व जागरूकता के द्वारा ही आदर्श जीवन की प्रगति सार्थक हो सकती है। सिंपल सी बात है। जैसे कि अपने प्रति हमें जागरूक, जैसे अपने पढ़ाई के प्रति जागरूक हैं जब हम हाई स्कूल के बाद फिर हम सोच रहे हैं कि हमें कॉमर्स लेना चाहिए, साइंस लेना चाहिए, मैथ क्या लेना चाहिए जिससे हम अपना करियर बना पाए। करियर बनाते बनाते फिर जब हम करियर बना लेते हैं तो फिर हम सोचते हैं कि हम अपने जीवन साथी का चुनाव कैसे करें। तो हर चीज, हर जीवन के हर पड़ाव पर हमें जागरूक होना बहुत जरूरी है। ठीक है, चाहे वो खुद के काम हो, चाहे परिवार के लिए कोई डिसीजन लेना हो, इसके अलावा खुद के लिए तो है ही, देश के लिए भी हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, अपना कितना योगदान हम दे पा रहे। एक टीचर हैं हम तो हम अपने देश के लिए हम बहुत ज्यादा योगदान दे रहे हैं क्योंकि हम इस देश के भावी पीढ़ी को पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम कितने जागरूक हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है। सहपाठी से आशय स्पष्ट करिए। तो सहपाठी से आशय ऐसे समूह से है जिसमें 4-5 छात्र इकट्ठे रहते हैं या फिर जो साथ में पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है। पुरुषार्थ चतुष्टय का क्या अर्थ है? पुरुषार्थ से तात्पर्य मानव के लक्ष्य या उद्देश्य से है। पुरुषार्थ पुरुष धन अर्थ। पुरुष का तात्पर्य विवेक उत्पन्न मनुष्य से है, अर्थात विवेकशील मनुष्यों के लक्ष्यों की प्राप्ति ही पुरुषार्थ है। प्रायः मनुष्य के लिए वेदों में 4 पुरुषार्थों का नाम लिया गया है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इसीलिए इन्हें पुरुषार्थ चतुष्टय भी कहते हैं। तो पुरुषार्थ से तात्पर्य मानव के लक्ष्य या उद्देश्य से है। पुरुषार्थ पुरुष धन अर्थ। पुरुष का तात्पर्य विवेक संपन्न मनुष्य से है, अर्थात विवेकशील मनुष्यों के लक्ष्यों की प्राप्ति ही पुरुषार्थ है। प्रायः मनुष्य के लिए वेदों में 4 पुरुषार्थों का नाम लिया गया है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इसलिए इन्हें पुरुषार्थ चतुष्टय भी कहते हैं। कभी कभी एग्जाम में पूछा है कि पुरुषार्थ चतुष्टय के नाम बताइए, तो चतुष्टय में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 बिल्कुल आप रट लीजिए, याद कर लीजिए। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, यही पुरुषार्थ चतुष्टय है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है। राष्ट्रीय एकता की क्या आवश्यकता है? राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि इसके अभाव में हम पुनः दास्तापूर्ण जीवन व्यतीत करने के लिए प्रतिबद्ध हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है। चरित्र निर्माण का क्या तात्पर्य है अथवा चरित्र निर्माण का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो चरित्र निर्माण मूल्यों और दृष्टिकोणों और परिणामी कार्यों का गहराई से आंतरिक पैटर्न है
जो अक्सर जीवन के पूर्व संज्ञानात्मक समय में प्राकृतिक और सामान्य शैक्षिक पैटर्न के माध्यम से में स्थापित होते हैं, जो छोटे बच्चों के लिए उपयुक्त होते हैं। 2021 में देखिए पूछा हुआ प्रश्न है, चरित्र निर्माण का क्या तात्पर्य है, 2022 में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, मानवाधिकार शब्द से क्या आशय है। तो मानवाधिकार वे अधिकार हैं जो किसी भी व्यक्ति को जन्म के साथ ही मिल जाते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो किसी भी व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समानता और प्रतिष्ठा का अधिकार ही मानवाधिकार है। याद रखिएगा, ये 4 शब्द बिल्कुल आप याद कर लीजिए। 3 शब्द तो स्वतंत्रता, समानता, पद नहीं यहाँ पर आएगा, स्वतंत्रता, समानता, प्रतिष्ठा, ये जरूर पूछता है। ठीक है, ये हर व्यक्ति का अधिकार है। स्वतंत्रता, समानता, प्रतिष्ठा, या जिसे हम सम्मान भी कह सकते हैं, ये हर व्यक्ति डिजर्व करता है। 2022 में पूछा हुआ प्रश्न है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आप देखिए हमारा कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ, अगर आपको सारे विषयों के नोट्स चाहिए, हाथों से लिखे हुए नोट्स, क्लासेस, मास्टर क्लासेस, सारे विषयों के चैप्टर वाइज टेस्ट, सारे विषयों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, इसके अलावा राजन सीरीज, पवन सीरीज, ये जो पूरी की पूरी पीडीएफ आप देख रहे हो नई संस्करण की, ये भी आपको हमारे ऐप में मिल जाएगी। ऐप का नाम है अस्तित्व एकेडमी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स आप चेक कर लीजिएगा। अगर आपको नहीं भी मिलता है तो आप कॉल करके, मैसेज करके भी हमसे नोट्स ले सकते हैं। ठीक है, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं, सत्याग्रह से क्या तात्पर्य है। सत्याग्रह का मूल अर्थ है सत्य के प्रति आग्रह। सत्य के प्रति आग्रह यानी कि सत्य को पकड़े रहना और इसके लिए अहिंसा को मानना, यानी कि हिंसा नहीं करनी हमें, लेकिन सच के लिए हमेशा खड़े रहना है। जैसे महात्मा गांधी जी ने दांडी यात्रा की थी, सत्याग्रह आंदोलन किए थे, जिसमें उन्होंने हिंसा को नहीं अपनाया, उन्होंने हमेशा अहिंसा के माध्यम से अपनी बातों को रखा और एक तरीके से अंग्रेजों को झुकना भी पड़ा इसकी वजह से। क्वेश्चन नंबर 12 है, नैतिकता क्या है। तो नीति के अनुसार व्यवहार करना ही नैतिकता है। 2021 में पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 13 है, नैतिक शिक्षा किसे कहते हैं। तो बालक का सामाजिक विकास करने वाली, व्यक्तित्व का संतुलित और सर्वांगीण विकास तथा उसका दृष्टिकोण उदार बनाने वाली शिक्षा को ही नैतिक शिक्षा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, नैतिक शिक्षा के कोई 2 उद्देश्य बताइए। तो नैतिकता का विकास और आध्यात्मिक विकास। क्वेश्चन नंबर 15 है, समाज अनुकूल विकास क्या है। तो समाज अनुकूल विकास का सीधा अर्थ समाज के अनुरूप व्यक्ति के विकास से है। इस प्रक्रिया को समाजीकरण कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं, उद्दीपन एवं अनुक्रिया सिद्धांत किसने दिया है। तो उद्दीपन एवं अनुक्रिया सिद्धांत मनोवैज्ञानिक वाटसन ने दिया है। क्वेश्चन नंबर 17 है, सामाजिक बोध की परिभाषा दीजिए। बैरन एवं वायरने के शब्दों में सामाजिक बोध का आशय सामाजिक विश्व के बारे में उपलब्ध सूचनाओं की व्याख्या, विश्लेषण, स्मरण तथा उपयोग करने से है। क्वेश्चन नंबर 18 है, आक्रामकता की एक परिभाषा लिखिए। मायर्स ने आक्रामकता को परिभाषित करते हुए लिखा है कि आक्रामकता वह शारीरिक या मौखिक व्यवहार है जो किसी व्यक्ति को आघात पहुंचाने के उद्देश्य से किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, आक्रामकता के प्रकार बताइए। तो आक्रामकता के मुख्य 2 ही प्रकार हैं, शारीरिक आक्रामक व्यवहार और मौखिक आक्रामक व्यवहार। क्वेश्चन नंबर 20 है, सहपाठी समूह के लाभ बताइए। तो सहपाठी समूह में जो साथ में रहने वाले बच्चे होते हैं, जो साथ में एक तरह से आपस में दोस्त होते हैं, 4 बच्चे 5 बच्चों का समूह होता है। सहपाठी समूह के सदस्यों में आत्मविश्वास बढ़ता है, किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो दूसरा देख लेता है। आत्मनिर्भर होना भी ये सिखाता है, सहयोग की भावना तो इसमें होती ही है, और इनमें हम की भावना पाई जाती है, यानी कि मैं की भावना नहीं होती, हम अच्छे से करेंगे, कोई काम करेंगे तो हम अच्छे से करेंगे, ऐसी भावना होती है। और सहपाठी समूह में इकट्ठे रहने की कला का विकास होता है, यानी कि मिलजुल कर रहने की कला का विकास होता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, नैतिकता के क्षेत्र क्या है। तो व्यक्ति, परिवार, स्कूल और समाज, यही 4 हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, गांधी जी के अनुसार वे कौन से तत्व हैं जो शांति स्थापना हेतु बहुत महत्वपूर्ण है। तो देखिए, गांधी जी ने शांति स्थापना के निम्न आचरण अपनाने पर बल दिया है। सत्य, अहिंसा, संयमित आचरण, क्षमाशीलता, प्रेम, संतोष, सत्याग्रह। ठीक है, गांधी जी ने कहा अगर शांति स्थापित करनी है हमें समाज में तो इन सभी की बहुत आवश्यकता है। सत्य, अहिंसा, संयमित आचरण, क्षमाशीलता, प्रेम और संतोष, इसके अलावा सत्याग्रह भी। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं, आंतरिक शांति क्या है। तो आंतरिक शांति व्यक्ति के मन की वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति का आत्म विकास होता है। आंतरिक शांति की स्थिति में व्यक्ति आदर्शवादी बनता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, ध्यान किसे कहते हैं। तो चेतना का केंद्रीकरण ही ध्यान कहलाता है। ध्यान एवं रुचि एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, अष्टांग के प्रथम 2 चरण तथा यम और नियम किस अभ्यास से संबंधित है। तो आचार संबंधी अभ्यास से संबंधित है, यम और नियम। क्वेश्चन नंबर 26 है, अष्टांग के 2 चरण और आसन और प्राणायाम किस अभ्यास से संबंधित है। तो भौतिक रूप से योगाभ्यास। क्वेश्चन नंबर 27 है,
हिंसा से अभिप्राय स्पष्ट करिए। तो हिंसा को आमतौर पर परिवार, घर के सदस्यों, अंतरंग साथी, सहयोगी व्यक्तियों, समूहों पर नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से व्यवहार की एक पद्धति के रूप में समझा जाता है। जैसे कोई कंपनी है, उसका जो बॉस है वो डांटता है, या अगर कोई अच्छा करता है तो उसको शाबाशी भी देता है, लेकिन अगर कहीं गलती हो गई या कोई बात हो गई तो उसको डांटता है। सेम वही चीज घर के मुखिया है, तो अगर किसी से कोई गलती होती है तो उसको डांटते भी हैं। ठीक है, तो इसको हिंसा के तौर पर नहीं लिया सकता है, लेकिन जो हिंसा की शुरुआत होती है वो ऐसी छोटी मोटी बातों से या फिर अपशब्दों से ही शुरू होता है, चाहे घर हो, परिवार हो, ऑफिस हो, ठीक है, सहयोगी हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें धीरे धीरे ही हिंसा का रूप भी ले लेती हैं। तो बस वही चीज है, अगर हमें जो व्यवहार अच्छा नहीं लग रहा है, सामने वाला अगर हमारे बारे में कुछ भी बोल रहा है जो हमें पसंद नहीं आ रहा है, तो वो हिंसा के अंतर्गत ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, हिंसा के को कुल कितने भाग देखने को मिलते हैं? तो कुल 9 भागों में बांटा गया है। ऑलरेडी क्लासेस जब मैंने लिए हैं, सारे डिटेल से मैंने आपको बताया, तो क्लास भी अच्छे से आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 29 है, अनुचित दबाव के अंतर्गत मनोवैज्ञानिक हिंसा के क्या क्या रूप हो सकते हैं? तो देखिए, कानून का पालन न करना, ये भी हिंसा के अंतर्गत ही आता है। कानूनी सलाह या सहायता नहीं ले सकते, घर से बाहर नहीं जा सकते, और स्वास्थ्य लाभ के लिए डॉक्टर नहीं बदल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, विवादों के बाद समझौते की प्रक्रिया के मूलभूत चरणों का उल्लेख करिए। तो विवादों के बाद समझौते की प्रक्रिया के लिए मूलभूत चरणों का अनुसरण आवश्यक है। पहला है वातावरण को प्रेरक एवं भयमुक्त बनाना। दूसरा है आत्मविश्वास तथा भरोसा जागृत करना। तीसरा है यथार्थ को स्वीकार करना, और चौथा है न्याय की स्थापना करना। क्वेश्चन नंबर 31 है, गांधी जी के अनुसार शांति स्थापित करने का प्रमुख साधन क्या है? तो गांधी जी ने शांति की स्थापना करने हेतु शिक्षा को प्रमुख आधार बताया है। क्वेश्चन नंबर 32 है, योग क्या है? योग वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति को शारीरिक तथा मानसिक शांति की प्राप्ति होती है। चित्त को एकाग्र करने का योग सबसे महत्वपूर्ण साधन है। क्वेश्चन नंबर 33 है, अष्टांग योग का संबंध किस विद्वान से है? तो हम सभी को पता है कि योग के जन्मदाता कौन है? महर्षि पतंजलि। क्वेश्चन नंबर 34 है, शांति मूल्य किसे कहते हैं? तो शांति मूल्य के अंतर्गत विश्व बंधुत्व एवं मानव हित सर्वोपरि होता है। मानवीय कल्याण ही शांति मूल्यों का सर्वोच्च उद्देश्य होता है। क्वेश्चन नंबर 35 है, लोकतंत्र क्या है? तो अब्राहम लिंकन के अनुसार लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिसमें जनता के द्वारा जनता के लिए शासन हो। क्वेश्चन नंबर 36 है, सतत विकास क्या है? तो सतत विकास को पोषणीय विकास भी कहा जाता है। मानव का संतुलित एवं स्थिर विकास जिसका संबंध प्राकृतिक संसाधनों के प्रत्येक पक्ष से है, सतत विकास कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 37 है, अष्टांग योग का कौन सा चरण इंद्रिय निग्रह का उपाय बताता है? तो प्रत्याहार। क्वेश्चन नंबर 38 है, आसन किसे कहते हैं? तो पतंजलि के अनुसार स्थिर सुलभ आसन, अर्थात जिस मुद्रा में शरीर सुख पूर्वक स्थिर रह सके वही आसन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 39 है, आसन कितने प्रकार का होता है? तो आसन 3 प्रकार का होता है। ध्यानात्मक आसन, विश्रांतिकर आसन और संवर्धनात्मक आसन। क्वेश्चन नंबर 40 है, धारणा किसे कहते हैं? तो चित्त को एक विषय वस्तु पर स्थिर करने की प्रक्रिया को ही धारणा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, योग दर्शन के जनक कौन है? अभी मैंने आपको बताया कि योग दर्शन के जनक कौन है? महर्षि पतंजलि है, और बार बार एग्जाम में पूछता भी है। क्वेश्चन नंबर 42 है, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब और किस उद्देश्य से हुआ? तो भारत सरकार ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन 12 अक्टूबर 1993 को किया था, और इसका उद्देश्य भारतीय नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, राष्ट्रीय एकता और अखंडता आदि मानवाधिकारों पर बल देना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 पे आते हैं। 2020 और 2022 में पूछा हुआ प्रश्न है, शांति शिक्षा का अर्थ बताइए। शांति शिक्षा का अर्थ है शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक विकास की विरोध, विद्वेष एवं विभेद रहित शिक्षा, जहां संशय और भय ना हो, वही शांति है। यानी कि शारीरिक शांति, मानसिक शांति, आध्यात्मिक शांति, या शारीरिक विकास, मानसिक विकास, आध्यात्मिक विकास हो जिसमें कोई हिंसा ना हो, कोई भेदभाव ना हो। जब हमारी ग्रोथ हो रही है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई बाधा ना उत्पन्न हो, कोई भय ना हो, हमें कोई डर ना हो। ठीक है, हमसे किसी प्रकार का कोई विभेद ना कर रहा हो, या किसी प्रकार का कि ये छोटा है, ये बड़ा है। तो ये इस तरह से जो शिक्षा होती है, विभेद रहित शिक्षा होती है, ये बच्चों को बहुत आगे ले जाती है। ठीक है, तो यही आती है शांति शिक्षा के अंतर्गत। 2020-2022 में पूछा हुआ प्रश्न है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 भी 2020 में पूछा हुआ प्रश्न है, भेदभाव को दूर करने के उपाय क्या हैं? तो देखिए, गरीबों के कल्याण हेतु उन्हें आगे बढ़ाने के लिए अनेक योजनाएं चलानी होंगी। इससे आर्थिक भेदभाव दूर हो और सभी को समान अधिकार मिले।
स्वाभाविक भेदभाव को दूर करने के लिए जातिगत व्यवस्था को मिटाना होगा तथा सभी जातियों को समान अधिकार देने होंगे। क्वेश्चन नंबर 45 है, अहिंसा से क्या तात्पर्य है? तो अहिंसा शब्द में ही है कि हिंसा नहीं करना, हिंसा न करना। इसका व्यापक अर्थ है किसी भी प्राणी को तन, मन, कर्म, वचन और वाणी से कोई नुकसान न पहुंचाना। मन में किसी का अहित न सोचना, किसी को कटुवाणी आदि के द्वारा भी नुकसान न देना तथा कर्म से भी किसी भी अवस्था में किसी भी प्राणी की हिंसा न करना, यही अहिंसा है। क्वेश्चन नंबर 46 है, सामाजिक तनाव से क्या अभिप्राय है? जो तनाव समाज के लोगों के द्वारा उत्पन्न होता है उसे सामाजिक तनाव कहते हैं। 2020 में पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 47 है, सतत विकास की आवश्यकताएं बताइए। तो सतत विकास की आवश्यकताएं निम्नलिखित है। पहला है पर्यावरणीय संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग, दूसरा है संतुलित विकास, तीसरा है मानवीय मूल्यों का विकास, चौथा है पर्यावरणीय मूल्यों का विकास और पांचवा है वैश्विक पर्यावरणीय नीति का निर्माण। क्वेश्चन नंबर 48 है, प्राणायाम किसे कहते हैं अथवा प्राणायाम से क्या अभिप्राय है, लिखिए। प्राणायाम दो शब्दों से मिलकर बना है, प्राण धन आयाम। यहाँ प्राण का अर्थ है श्वास, श्वासोच्छ्वास वायु है, आयाम का अर्थ है लंबाई, विस्तार। इस प्रकार प्राणायाम का अर्थ है श्वासों का विस्तार एवं नियंत्रण। उपनिषदों में प्राणायाम को नाड़ी शुद्धि के उपाय के रूप में भी स्वीकार किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है, प्रत्याहार किसे कहते हैं? तो प्रत्याहार पतंजलि के अष्टांग योग में अंतरंग तथा बहिरंग अवस्थाओं में सेतु की भांति होता है। क्वेश्चन नंबर 50 है, शांति शिक्षा के मूल्य का क्या तात्पर्य है? तो शांति शिक्षा, देखिए, मूल्य का तात्पर्य उन लक्ष्यों, विश्वासों, विचारों एवं सूक्ष्म तत्वों से है जो जीवन को सार्थक बनाने में सहयोग देते हैं। शांति शिक्षा में मूल्यों का विशेष महत्व होता है। और इस तरह से यहाँ पर आप लोगों ने टोटल 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी और आपने सारे क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ा होगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में आपको सारे विषयों की क्लासेस की लिंक और मास्टर क्लासेस की लिंक भी आपको मिल जाएंगी, तो आप यूट्यूब पर भी पढ़ सकते हो। लेकिन अगर आपको सारे विषयों के हाथों से लिखे हुए नोट्स चाहिए जो मैंने खुद बनाए हैं, वो अगर आपको चाहिए, सारे क्लासेस, सारे के सारे मास्टर क्लासेस, अगर आप ऐप से पढ़ते हो तो ऐप में कोई ऐड, कोई प्रचार नहीं आता, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता है। और ये आपका 4th सेमेस्टर है। 4th सेमेस्टर में आप लोग इतनी मेहनत करिए और ईश्वर से यही प्रार्थना है कि किसी का भी कोई बैक ना लगे, और इसके लिए आप लोगों को ही अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी। तो आप लोग कोशिश करिए कि 4th सेमेस्टर अच्छे से निकल जाए और बिना कोई बैक लगे, ताकि आप लोग कोई भी किसी भी स्टेट की वैकेंसी आए, उत्तर प्रदेश में तो आ नहीं रही है, अगर किसी भी स्टेट में वैकेंसी आए तो आप लोग उसमें शामिल हो पाए। तो थैंक यू सो मच क्लास को पूरा देखने के लिए दोस्तों। जय हिंद।